मान लो 20 खत्म हो जाती, फिर भी 30 तो बचती। बोलो भाई। तो यानी इन्होंने क्या कहा कि जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी, कहने का मतलब मोर स्पीसीज, अगर स्पीसीज ज्यादा होंगी तो ईयर टू ईयर जो वेरिएशन होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे, कम होंगे। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 50 हैं 10 खत्म भी होगी तो 40 हैं, इकोसिस्टम तबाह नहीं होगा, इकोसिस्टम बचा रह जाएगा। तो यानी लेस वेरिएशन तो होंगे, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होंगे, लेकिन लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होंगे, ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। मोर स्पीसीज होने का क्या फायदा है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, कि स्पीसीज रिचनेस अगर ज्यादा होगी तो साल दर साल होने वाले वेरिएशंस कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। मोर स्पीसीज, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। नंबर 2, अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, मोर डाइवर्सिटी, इससे क्या फायदा मिलेगा? मोर डाइवर्सिटी होगी तो आपको पता है प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, हाई प्रोडक्टिविटी, है ना, आपने पढ़ा होगा। मोर डाइवर्सिटी होगी तो मोर प्रोडक्टिविटी होगी, और मोर प्रोडक्टिविटी होगी तो इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी हाई स्टेबिलिटी होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? कॉमन सेंस की बात है यार। मान लो यहाँ पर कोई एक प्लांट की स्पीसीज थी प्लॉट नंबर 1 में, कोई पेस्ट आया, उसको ये प्लांट पसंद आ गया, तो वो पेस्ट तो इसकी ऐसी तैसी कर देगा, पूरे के पूरे को खा पी के खत्म कर देगा। यहाँ तो कोई दूसरी स्पीसीज हो रहा है ही नहीं। बोलो भाई, बात आई समझ में? तो ये इकोसिस्टम तो हो गया तबाह। अरे हो गया तबाह। मान लो पेस्ट यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, मान लो उसको 2-4 स्पीसीज पसंद भी आ गई, मान लो 5 स्पीसीज पसंद भी आ गई उस पेस्ट को, तो 5 को ही खत्म करेगा, 45 तो फिर भी बची हुई रहेंगी। बोलो हाँ या ना? अरे 45 तो फिर भी बची हुई रहेंगी। तो मुझे बताओ लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जहां पर स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है या ज्यादा है? स्पीसीज रिचनेस या जहां पर स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। मोर प्रोडक्टिविटी होगी, सिंपल सी बात है। अरे भाई, ज्यादा स्पीसीज होंगी तो प्लांट्स भी ज्यादा होंगे, स्पीसीज ज्यादा होंगी तो प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, वो भी तो क्या होगी, ज्यादा होगी। जहाँ स्पीसीज ही कम होगी तो वहां पे प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, हाई प्रोडक्टिविटी होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, हाई। मोर डाइवर्सिटी, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई स्टेबिलिटी। ये समझाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ये कौन साइंटिस्ट थे इंपॉर्टेंस समझाने वाले कि मोर डाइवर्सिटी, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई स्टेबिलिटी? कौन थे ये साइंटिस्ट? डेविड टिलमैन साहब थे। अब आपको ये पैराग्राफ पूरी तरीके से समझ आ जाएगा, पढ़ लेते हैं एक बार। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम? क्या नंबर ऑफ स्पीसीज किसी कम्युनिटी के अंदर वास्तव में मैटर करता है? नंबर ऑफ स्पीसीज का नंबर किसी भी कम्युनिटी के अंदर उसकी फंक्शनल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है क्या? बिल्कुल करता है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन चल रहा था उस टाइम में जिसका डेफिनेट आंसर नहीं दे पा रहे थे बहुत सारे इकोलॉजिस्ट। कई डिकेड्स तक, कई सालों तक इकोलॉजिस्ट का यह मानना था कि ऐसी कम्युनिटीज जिसके अंदर स्पीसीज ज्यादा होती हैं जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज ऑफ विद लेस स्पीसीज। बट व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी? लेकिन एक्चुअल में किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब समझते हो? पहले तो कईयों को कम्युनिटी का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। सुनो, ये मान लो एक ए है, ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ये मान लो कुत्ता, कुत्ता 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 मिलकर क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। ये तो क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म, है ना? तो बहुत सारे कुत्ते 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 मिल गए तो क्या बन जाएगी? पॉपुलेशन। मैं बता देता हूँ, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो अच्छी बात है। अब कुत्ते, हाथी, घोड़े, बिल्ली, मतलब सारे के सारे लिविंग है, तो ये क्या बन जाएगी? कम्युनिटी। अरे भाई, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है और कम्युनिटी क्या होती है। जैसे ये मान लो एक कोई ऑर्गेनिज्म था, हाथी मान लो, हाथी 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 मिलकर क्या बना लेंगे? हाथी की एक पॉपुलेशन होगी। अब हाथी के साथ भेड़िए भी रह रहे हैं, कुत्ते भी रह रहे हैं, शेर भी रह रहे हैं, तो सारे के सारे लिविंग हैं, एक जगह रह रहे हैं, ये मिलकर क्या बना लेंगे? कम्युनिटी। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है और कम्युनिटी क्या होती है। एक सिंगल इंडिविजुअल होगा तो ऑर्गेनिज्म, उस स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे तो पॉपुलेशन, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं, लिविंग जो भी हैं, वो क्या क्या बनाएंगे? प्लांट्स भी होंगे इसके अंदर। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में एक साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। क्लियर है भाई?
बच्चों एक स्टेबल कम्युनिटी के अंदर वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए या वेरिएशन लेस होना चाहिए? यार सिंपल सी बात है, अगर किसी के अंदर वेरिएशन ज्यादा होंगे तो लेस स्टेबल है, यानी वेरिएशन कम होने चाहिए। तो एक स्टेबल कम्युनिटी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है। ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट और रीसाइलेंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस, यानी उसके अंदर रेसिस्टेंस होना चाहिए जो ओकेशनल यानी सालाना जो डिस्टर्बेंस होते हैं, नेचुरल या मैन मेड। जैसे कि फर्स्ट वाला प्लॉट समझो, इस फर्स्ट वाले प्लॉट में मैंने कहा था एक प्लांट उग रहा था, इस पर पेस्ट आया, नेचुरल अटैक हुआ और ये इसको पसंद आ गया, प्लांट इसको खा गया। तो बताओ क्या इस फर्स्ट वाले इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस को लेकर रेजिस्टेंस था? क्या इस फर्स्ट वाले प्लॉट में क्या इकोसिस्टम में होने वाले डिस्टर्बेंस को लेकर रेजिस्टेंस था? नहीं था। अब फिफ्थ वाले में देखो वही पेस्ट आया, मान लो 2 4 5 प्लांट उसे पसंद भी आ गए और वो खा भी गया, तो क्या पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा? नहीं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस इकोसिस्टम के पास रेसिस्टेंस है ओकेशनल डिस्टरबेंस जो हो रहे हैं उनको लेकर। लिखा ना? एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेसिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman long-term ecosystem experiment during outdoor plots provides some tentative answer. कुछ इन्होंने मिलते जुलते से कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब देने की कोशिश करी। किसने? डेविड टिलमैन साहब ने। टिलमैन ने देखा कि ऐसे प्लॉट्स जिनके अंदर मोर स्पीसीज हैं वो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन टोटल बायोमास में देखने को मिलेगा। मुझे बताओ लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन आपको कौन से प्लॉट में देखने को मिलेगा? प्लॉट 1 2 3 4 या 5 में? लेस, फिफ्थ में। ज्यादा ज्यादा वेरिएशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 1 2 3 4 5 में से कहाँ पे? 1, है ना? अगर हम असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जाएं, सॉरी अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं कि सबसे ज्यादा वेरिएशन, पहले सबसे ज्यादा वेरिएशन किस में देखने को मिलेगा? फर्स्ट में। सबसे ज्यादा वेरिएशन किस में देखने को मिलेगा? फर्स्ट। उससे कम वेरिएशन किस में देखने को मिलेगा? सेकंड। उससे कम वेरिएशन किस में देखने को मिलेगा? थर्ड। उससे कम किस में देखने को मिलेगा? फोर्थ। और सबसे कम देखने को मिलेगा फिफ्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, और जिसके कारण जो ईयर सीजनल टू सीजनल जो वेरिएशंस हैं, ईयर टू ईयर जो वेरिएशन है वो कम हो रहे हैं। He also showed that in his experiment, increased diversity contributed to higher productivity. सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा कि किसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये शो किया कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी? बताइए वो कौन थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि डाइवर्सिटी बढ़ने से हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है? आंसर दीजिए, डेविड टिलमैन साहब। एक क्वेश्चन बनता है ये, और एक क्वेश्चन बनता है कि एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है। एक स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन। किसी भी एक स्टेबल कम्युनिटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं होने चाहिए प्रोडक्टिविटी को लेकर ईयर टू ईयर, और इसके अंदर रेसिस्टेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 डालकर लिख सकते हो। इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट और रीसाइलेंट, एक ही मतलब है, टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस, यानी उसके अंदर उस कम्युनिटी में उस इकोसिस्टम में रेजिस्टेंस होना चाहिए जो डिस्टर्बेंस ओकेशनली नेचर के द्वारा या इंसान के द्वारा हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई डिस्टर्बेंस हुआ और पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो गया। ऐसे ही समझो इम्यूनिटी का खेल। देखो इम्यूनिटी का खेल होता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसके ऊपर इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। उसके अगर कोई हार्मफुल बीमारी लग गई, उसको कोई खतरनाक बीमारी लग गई तो वो मर भी सकता है। और अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रोंग है, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो भी गया तो उसकी बॉडी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी है। तो एक स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जो ईयर टू ईयर वेरिएशन जिसके अंदर ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा हो या कम हो। एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भैया थियोरिटिकल उठकर। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन का फ्रेम भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होगी सर? एक स्टेबल कम्युनिटी वो होगी जो ज्यादा वेरिएशन शो ना करे प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर। दूसरा, पहली बात तो ये होगी, नंबर 1। नंबर 2, स्टेबल कम्युनिटी का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या होगा सर? उसके अंदर रेसिस्टेंस होना चाहिए ओकेशनल डिस्टर्बेंसेस को लेकर, नंबर 2। नंबर 3,
3 पॉइंट हो गए। नंबर 3, अगर कोई सर एलियन स्पीसीज आ भी जाती है तो उसको लेकर भी उसके अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर उसको लेकर उसके अंदर रेजिस्टेंस है तो भी वो कम्युनिटी क्या होगी, एक स्टेबल कम्युनिटी होगी। जैसे कि मान लो सूखा पड़ गया, तो आप मुझे बताओ, मान लो सूखा पड़ गया, बरसात ही नहीं हुई, तो 1 2 3 4 5 ये हमने 5 कम्युनिटी बनाई है, 5 इकोसिस्टम बनाए हैं, तो बताओ कौन सा इकोसिस्टम के खत्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? अगर सूखा पड़ गया, सोचो ना, सोचो, नंबर फर्स्ट के ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा चांस उसी के हैं खत्म होने के, क्योंकि स्पीसीज रिचनेस कम है उसमें। फिफ्थ, सबसे कम किसमें है, सबसे कम खत्म होने के चांसेस किसमें, फिफ्थ में। मान लो 2 4 5 खत्म भी हो गई, मान लो 2 4 5 खत्म भी होगी, अरे तो भी तो 40 45 बच जाएंगी। अरे बोलो भाई, तो यही तो है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनते हैं साथ यहाँ से कि एक स्टेबल कम्युनिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो व्हाट आर द क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। तो आप क्या आंसर देंगे? नंबर वन, ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिव फ्रॉम ईयर टू ईयर। नंबर वन, अरे बात आ रही समझ में? नंबर 1 2 3 डाल रहा हूँ तो पॉइंटों में लिख के आना, कभी एक साथ लिखा हो। दूसरा, इट मस्ट आइदर रेसिस्टेंट और रिसाइलेंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंसेस, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो। नंबर 2 और नंबर 3, इट मस्ट ऑल्सो बी रेसिस्टेंट टू इन्वेजन्स ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का मतलब नहीं कि दूसरे ग्रह से कोई स्पीसीज आ गई। एलियन स्पीसीज का मतलब होगा जैसे मान लो ये एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम से बाहर से कोई स्पीसीज यहाँ लिया है। जैसे कि अगर आपको याद हो वाटर हाइसिंथ, अरे वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल, आपको पता वो एक एलियन स्पीसीज थी। वाटर हाइसिंथ पॉन्ड के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बाहर से आई थी वो स्पीसीज। तो एक्सोटिक स्पीसीज, एलियन स्पीसीज उन्हें कहते हैं। अरे मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि साहब बताइए स्टेबल कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ये ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। अच्छा, मुझे बताइए कि लॉन्ग टर्म इको एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, है ना, किसने करे? लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। हाँ, क्या समझाने के लिए? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को समझाने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को समझाने के लिए लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए। आंसर गया डेविड टिलमैन। आंसर क्या गया? डेविड टिलमैन गया। बोलो भाई, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है। टिलमैन ने क्या कहा कि ऐसे प्लॉट्स जिनमें मोर स्पीसीज हैं वो कम ईयर टू ईयर वेरिएशन शो करते हैं बायोमास में। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी शो किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के बढ़ती है, उसके कारण प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। बोलो भाई, बोलो, आपके लिए इतना ही पढ़ना है, आपके लिए ये ही काम का है। बोलो भाई, मेरे हिसाब से बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है भैया, बच्चा पैराग्राफ नहीं पढ़ता है, मर जाओगे अगर। ठीक है, बीच वाले पैराग्राफ में कुछ नहीं है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट और किया गया ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट और किया गया और वो था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही मिलता जुलता एक एक्सपेरिमेंट और करा किसने? पॉर अर्लिक, एक और साइंटिस्ट आ गए। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की जानी मानी यूनिवर्सिटी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इकोलॉजिस्ट थे, पॉल अर्लिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बुद्धिजीवी तो होंगे ही, सिंपल सी बात है। पॉल अर्लिक ने एक हाइपोथेसिस दिया, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, वाइवा में भी पूछा जाता है कि रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था। तो आपका आंसर जाता है पॉल अर्लिक। पॉल अर्लिक ने दिया था रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। बोलो भाई, और इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, ये किसने एक्सपेरिमेंट से अपने समझाया था? किसने समझाया था? इंपॉर्टेंट, हाँ, डेविड टिलमैन ने। तो ध्यान से पढ़ना सालो, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है और कैसे जवाब देना है। डेविड टिलमैन का काम अपना अलग था और रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस वाला अलग था बंदा। तो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी बच्चों? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पॉल अर्लिक। इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया, उसी सिंपल तरीके से आपसे भी पूछा जाता है। अर्लिक ने कहा कि एक, आप मानो कि एक एरोप्लेन है और एक एरोप्लेन को आप मानो कि एक इकोसिस्टम है।
क्योंकि जैसे एक इकोसिस्टम के अंदर क्या कोई एक स्पीसीज होती है? एक इकोसिस्टम के अंदर कोई एक स्पीसीज तो होती नहीं, तरह तरह की स्पीसीज होती हैं। वहाँ प्लांट्स भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, मतलब प्लांट्स में भी हर्ब, शर्ब, है ना, ट्रीज, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो। एनिमल्स में भी वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, मैमल, इनवर्टिब्रेट्स, सब चीजें होती हैं, तभी तो जाकर एक इकोसिस्टम बनता है। उन्होंने कहा कि आप एक एरोप्लेन को एक इकोसिस्टम समझो, बड़े ध्यान से समझ लेना भैया, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस कहते हैं कि आप इस इकोसिस्टम को किससे कंपेयर करो? एक एरोप्लेन से कंपेयर करो। क्या एक एरोप्लेन में एक ही तरह के नट बोल्ट लगे होते हैं? नहीं, एक एरोप्लेन में तो बहुत तरह के नट बोल्ट लगे होते हैं, लाखों नट बोल्ट लगे होते हैं, तब जाकर एक एरोप्लेन बनता है। इन्होंने कहा उसी तरीके से एक इकोसिस्टम में कोई एक स्पीसीज तो होती नहीं है, एक इकोसिस्टम में तो बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, पॉल अर्लिक के अकॉर्डिंग, जो एयरप्लेन है वो किसकी तरह है? जो एयरप्लेन है वो किसकी तरह है? जो एयरप्लेन है, हाँ, एयरप्लेन किसकी तरह है? इकोसिस्टम की तरह है। एयरप्लेन को इन्होंने किससे कंपेयर किया? इकोसिस्टम से कंपेयर किया, इकोसिस्टम से कंपेयर किया। बड़े ध्यान से समझना, क्या एक एरोप्लेन में एक ही नट बोल्ट होता है या बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो रिवर्ट्स यूज किया जाता है नट बोल्ट्स को, थाउजेंड्स ऑफ नट बोल्ट्स होंगे, रिवर्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ नट बोल्ट जब जुड़ेंगे आपसी में, तब जाकर एक एरोप्लेन का ढांचा बनेगा, एक एरोप्लेन बनेगा। और इन्होंने रिवर्ट्स को कंपेयर किया किससे? स्पीसीज से। और इन्हीं स्पीसीज से क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। मेरे हिसाब से यानी रिवर्ट से क्या बना? एयरप्लेन। रिवर्ट को यहाँ कंपेयर किया है स्पीसीज से, एयरप्लेन को यहाँ कंपेयर किया इकोसिस्टम में। जैसे बहुत सारे रिवर्ट से मिलकर एरोप्लेन बनता है, उसी तरीके से बहुत सारी स्पीसीज से मिलकर इकोसिस्टम बनता है। ये बात समझ में आई या नहीं है? ये बताओ पहले, ये बात समझ में आई या नहीं आई? जब बहुत सारे रिवर्ट्स जुड़ेंगे तो एरोप्लेन बनेगा। एयरप्लेन को यहाँ कंपेयर किया गया है इकोसिस्टम से, बहुत सारे रिवर्ट्स जुड़ेंगे तो एरोप्लेन बनेगा। उसी तरीके से रिवर्ट्स को स्पीसीज से कंपेयर किया गया है, बहुत सारी स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है? इकोसिस्टम बनाती है। अब सुनना बड़े ध्यान से। अब मैं तुम लोगों को ले गया, मान लो मेरी शादी में ले गया, मैं कहा चलो भाई आओ, तुम लोगों की फ्लाइट के टिकट मैंने करवा दी पूरी, इंडियन एयरलाइंस की नहीं, जेट एयरवेज की लो या इंडिगो एयरलाइन, पूरी एयर होस्टेस वगैरह बढ़िया शानदार, तुम लोगों की मैंने टिकट करवा दी। मैं कहा आ जाना भाई, जयपुर में है। भाई तुम लोग आ गए, तुम लोग पहुंचे एयरपोर्ट पे, एरोप्लेन में बैठे। अब भाई ठीक है, तुम लोगों ने देखा कि चलो अब पहुंचने तो वाले ही हैं, तुम्हें भाई साहब एक नट बोल्ट वो पसंद आ गया सीट का, तुमने बैठे 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 नट बोल्ट खोल दिया एक ने, उस बंदे ने नट बोल्ट खोल दिया। अब लगाने की कोशिश करी, लगी नहीं, तो उसने चुपचाप जेब में डाल दिया, नट बोल्ट खोल लिया, यानी उसने जेब में डाल दिया। और जब फ्लाइट पहुंची और वो उतर के गया तो वो नट बोल्ट भी अपने साथ ही ले गया। कहने का मतलब उस एरोप्लेन से वो नट बोल्ट गायब हो चुका है, मतलब उस एरोप्लेन से वो नट बोल्ट गायब हो चुका है। तो कोई दूसरा नट बोल्ट पसंद आ गया, किसी को कोई तीसरा नट बोल्ट, कोई चौथा, यानी एक एक नट बोल्ट खोलते खोलते तुम उतरते जा रहे हो और नट बोल्ट लेके जाते जा रहे हो। तो क्या धीरे 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 नट बोल्ट एरोप्लेन से कम होते जा रहे हैं? क्या धीरे 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 नट बोल्ट एरोप्लेन से कम होते जा रहे हैं? क्या एरोप्लेन उतना ही अब स्ट्रॉन्ग है जितना तुम्हारे बैठने से पहले था, तुम नहीं बैठे थे उसमें? क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग है? नहीं। क्या अब वीक हो गया है? क्या अब वीक हो गया है एरोप्लेन? हाँ, अभी वो वीक हो गया है। क्यों वीक? तो उसके नट बोल्ट खोलते जा रहे हो और लेके जाते जा रहे हो लगातार, धीरे 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 धीरे। हाँ, अबे सबर कर ले नालायक, समझ ले, नहीं तो एयर होस्टेस में ही रह जाएगा साले। पूरा फ्लो मत बिगाड़ा करो यार, चीज समझाने वाली है, चीज को समझो। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो वो रिवर्ट ले गए। क्या धीरे 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 एरोप्लेन वीक होता जा रहा है? बिल्कुल वीक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके नट बोल्ट अभी सीट के निकाले, किसी ने लाइट के निकाले हैं, किसी ने, है ना, टॉयलेट में जाके फ्लश के निकाल लिए, इस हिसाब से निकाल रहे हैं नट बोल्ट। क्या एरोप्लेन वीक होता गया? बिल्कुल वीक होता गया। क्या अभी उड़ सकता है एरोप्लेन? क्या एरोप्लेन अभी उड़ सकता है? हाँ, उड़ तो सकता है, उड़ तो सकता है, उड़ तो सकता है। वीक है लेकिन उड़ सकता है, अभी भी उड़ सकता है। एक को ज्यादा ही जोश आ गया, इस मोनो को ज्यादा ही जोश आ गया। मोनो आया क्या? इसको ज्यादा ही जोश आ गया, ज्यादा, इसको कोई बढ़िया नट बोल्ट नहीं मिला। बोला मैं तो हूँ खतरों का खिलाड़ी। इसने भाई साहब जो रिवर्ट्स निकाल दिए, वो विंग्स के रिवर्ट निकाल के दिया, कह रहा मैं हूँ
मेरे को छोटे मोटे रिवर्ट्स नहीं चाहिए। इसमें जो पंख थे एरोप्लेन के, उसी के रिवर्ट्स खोल के घर ले गया आपने, उसी के रिवर्ट्स खोल के घर ले गया। अब बताओ ये एरोप्लेन चल पाएगा? क्या ये एरोप्लेन उड़ पाएगा? ये तो क्रैश हो चुका है, ये क्रैश हो जाएगा, ये तो खराब हो जाएगा, ये तो क्रैश हो जाएगा, मर जाएगा। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से इकोसिस्टम तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अगर इकोसिस्टम से स्पीसीज खत्म होने लगेंगी, धीरे 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 स्पीसीज खत्म होने लगेंगी, तो इकोसिस्टम वीक होता चला जाएगा। धीरे धीरे इकोसिस्टम क्या होता चला जाएगा? वीक होता चला जाएगा। क्या मुझे बताओ, सोच समझ के बताना, जो रिवर्ट्स चेयर के थे, क्या वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए? क्या जो रिवर्ट्स चेयर के थे, नहीं, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्ट्स यानी कि नट बोल्ट कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? मेरे हिसाब से रिवर्ट्स ऑफ विंग, जो पंख के रिवर्ट्स थे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसके खत्म होते ही पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया। उसी तरीके से एक इकोसिस्टम में एक स्पीसीज ऐसी होती है जिनका नंबर तो कम होता है, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर एक बार वो स्पीसीज खत्म हो गई तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और इस तरह की स्पीसीज को कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। फिर समझिएगा मैं क्या कहता हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम है पॉल अर्लिक। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है कि तुम्हारी बुराड़ी यूनिवर्सिटी है ना, नाले के पार की यूनिवर्सिटी, खेतों में खुली हुई इंजीनियरिंग कॉलेज, वो नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की जानी मानी यूनिवर्सिटी है। वहां पर एक इकोलॉजिस्ट रहे हैं पॉल अर्लिक। इन्होंने समझाया थ्योरेटिकल कि इकोसिस्टम में स्पीसीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्या सभी स्पीसीज की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है इकोसिस्टम में? नहीं, सभी स्पीसीज की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती। उन्होंने समझाया, देखो ऐसे ऐसे समझो इस चीज को कि मान लो एक एरोप्लेन है, ठीक है, उस एरोप्लेन में थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स हैं, ठीक है। एरोप्लेन इकोसिस्टम, एरोप्लेन किसके बराबर हो गया? एरोप्लेन को इन्होंने क्या माना? जो एयरप्लेन था उसको इन्होंने किसके बराबर माना? मान लो ये एरोप्लेन क्या है? आपका इकोसिस्टम है। और इस एरोप्लेन के रिवर्स, वेरी वेरी क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्ट, रिवर्स क्या है बच्चों? स्पीसीज है। तो बहुत सारे रिवर्स मिलकर एरोप्लेन बनाएंगे। कुछ रिवर्स वीक में होंगे, कुछ सीट्स में लगे होंगे, कुछ उसकी बॉडी में लगे होंगे, कुछ उसके कैबिन में लगे होंगे, मतलब ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स से मिलकर एरोप्लेन बना है। अगर आपने रिवर्स ऑफ चेयर निकाल लिए तो क्या इस फ्लाइट पर, क्या इस एरोप्लेन पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने दूसरी सीट के निकाल लिए, आपने लाइट निकाल ली, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। स्पीसीज तो हैं, स्पीसीज तो हैं, लेकिन उनके खत्म भी हो रही हैं, धीरे धीरे एरोप्लेन वीक भी हो रहा है, लेकिन अभी इकोसिस्टम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज नहीं थी। एरोप्लेन कब खत्म हो जाएगा? जब सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्ट उसमें से निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्ट कौन सा होगा? रिवर्ट ऑफ विंग। एक बार पंख के रिवर्ट्स निकल गए, एक बार पंख के रिवर्ट्स निकल गए तो पूरा का पूरा एरोप्लेन तबाह हो जाएगा। उसी तरीके से एक इकोसिस्टम के अंदर कई तरह की स्पीसीज होती हैं, लेकिन सभी स्पीसीज इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। इन स्पीसीज में से एक स्पीसीज ऐसी होती है कि अगर वो खत्म हो गई तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये समझाया किसने? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट पॉल अर्लिक। स्टैनफोर्ड के जो ये इकोलॉजिस्ट है पॉल अर्लिक, क्या दिया इन्होंने? रेवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। कह रहा एक एयरप्लेन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेवर्ट पोपर हाइपोथेसिस में एरोप्लेन को किसके एनालॉग लिया गया? आंसर जाएगा इकोसिस्टम के एनालॉग। कह रहा है इन एन एयरप्लेन ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवर्ट्स, यानी थाउजेंड ऑफ रिवर्ट्स लगेंगे तब जाकर एक एरोप्लेन बनेगा। और रिवर्ट्स किसके एनालॉग ली गई? स्पीसीज के। ये फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इफ एवरी पैसेंजर, हर एक पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहा है, अगर एक एक रिवर्ट को निकाल कर घर ले जाना चालू कर दे, यानी घर लेकर जाने का मतलब है कि स्पीसीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो गई। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, ये फ्लाइट की सेफ्टी को अभी अफेक्ट नहीं करेगा। प्रॉपर सेफ्टी का मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग चलती रहेगी, तो पूरी तरीके से उसकी फंक्शनिंग को अभी अफेक्ट नहीं कर रहा इनिशियली, स्टार्टिंग में तो। बट एज मोर एंड मोर रिवर्स आर रिमूव्ड, जैसे रिवर्स का नंबर
बढ़ता जाएगा, निकालने का नंबर बढ़ता जाएगा, प्लेन बिकम डेंजरसली वीक, प्लेन जो है वो वीक होता जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। फर्दर मोर विच रिवर्ट इज रिमूव्ड में ऑल्सो बी क्रिटिकल, बताइए वो कौन सा रिवर्ट होगा जो कि सबसे क्रिटिकल होगा, अगर वो कौन सा रिवर्ट होगा जिसका लॉस सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा। लॉस ऑफ रिवर्ट्स ऑन दी विंग्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये स्पीसीज कौन सी होती है, की स्पीसीज होती है जो पूरे मेजर इकोसिस्टम के फंक्शन को रेगुलेट करती है, दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। ऐसी स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। ऑब्वियसली ए मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन सीट्स और विंडोज इनसाइड द प्लेन। कह रहा है जो रिवर्ट है विंग के, उनका लॉस सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा। अगर आप कुछ रिवर्ट्स सीट और विंडो के निकाल भी लेते हैं तो फ्लाइट पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इकोसिस्टम पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिटिकल रिवर्ट्स हैं वो रिवर्ट्स ऑफ विंग है। और विंग के रिवर्ट्स मेरे हिसाब से जो बाकी पूरी बॉडी के जो रिवर्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में तो वहां कम ही होंगे। सिंपल सी बात है, पूरी बॉडी में कितने रिवर्ट्स होंगे और वहां विंग्स में तो कम ही होंगे, कम हैं लेकिन पूरे इकोसिस्टम को संभाले हुए हैं। और ऐसी ही इकोसिस्टम में कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो नंबर में तो कम होती हैं लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पूरे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। ऐसी स्पीसीज को बताइए क्या कहते हैं, आंसर जाएगा कीस्टोन स्पीसीज, जिनका नंबर तो हो कम लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस हो बहुत जबरदस्त। तो बताइए ऐसी स्पीसीज को कौन सी स्पीसीज कहते हैं, आंसर जाएगा की स्टोन स्पीसीज या की स्पीसीज। आप मुझे एग्जांपल भी बता सकते हैं, जैसे जंगल में शेर, शेर का नंबर इतना नहीं होता जितना कि खरगोश का होता है। समझ माने, शेर जंगल में शेर का नंबर इतना नहीं होता जितना खरगोश का होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 4 5 खरगोश मर भी गए तो इकोसिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता ही है आपको इको, हाँ बिल्कुल, कंगारू रेड इन डेजर्ट, इकोसिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर शेर मर गया, शेर खत्म हो गया, तो आपको पता है इन लोगों का कंपटीशन बढ़ जाएगा आपसी में ही और पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। भारी वजन, तो शेर का नंबर था कम और उसकी इंपॉर्टेंस थी ज्यादा, तो शेर कैसी स्पीसीज हो गई, की स्टोन स्पीसीज हो गई। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। ये समझाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल अर्लिक। क्या क्वेश्चन आता है, रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस किसने दिया, पॉल अर्लिक ने। इन रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस इकोसिस्टम को किसके एनालॉग लिया गया, एरोप्लेन के। स्पीसीज को रिवर्ट्स के एनालॉग लिया गया। और जो की स्पीसीज हैं या की रिवर्ट्स हैं, वो रिवर्ट्स कौन से हैं, रिवर्ट्स ऑन दी विंग्स। जो विंग्स के रिवर्ट्स हैं वो की स्टोन स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से डेविड टिलमैन की कहानी समझ में आई, मेरे हिसाब से रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस आपको समझ में आया होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भैया, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने 1 2 3 करके लिखवा दी थी। सीबीएसई में कैसा पूछा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब लिखना ही आपको ही है बॉस, ये मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये मैंने बता दिया आपको। डेविड टिलमैन का बता दिया, रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस का बता दिया। रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस भी सच ही लिखना है आपको, कोई एक्स्ट्रा बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना बाहर से। जो बाहर से पढ़ेगा वो मरेगा, अपने रिस्क पर पढ़े, मैं तो साफ कह रहा हूँ मुंह पर। पढ़ना आपको यही है एनसीईआरटी से, है ना। तो स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है, ये एक स्टेबल कम्युनिटी में सीजनल टू सीजनल या ईयर टू ईयर वेरिएशन ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, कम होने चाहिए। ईयर टू ईयर वेरिएशन कम होने चाहिए। दूसरी बात, क्या एक स्टेबल कम्युनिटी में रेजिस्टेंस होना चाहिए ओकेशनल डिस्टर्बेंसेस को लेके। अब ओकेशनल डिस्टर्बेंस चाहे नेचुरल हो चाहे, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तीसरा, क्या एलियन स्पीसीज को लेकर भी उस कम्युनिटी में रेजिस्टेंस होना चाहिए कि कोई एलियन स्पीसीज आई, आते ही पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया, तो फिर तो वो वीक था इकोसिस्टम, कमजोर इकोसिस्टम था, स्टेबल था ही कहाँ वो। बिल्कुल रेजिस्टेंस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट करे इकोसिस्टम पर किस साइंटिस्ट ने, और इंपॉर्टेंस को समझाया स्पीसीज रिचनेस की इकोसिस्टम में, किस साइंटिस्ट ने, आंसर जाएगा डेविड टिलमैन ने। डेविड टिलमैन वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये समझाया कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। बताइए वो कौन थे, पॉल अर्लिक नहीं, डेविड टिलमैन। अरे भोले इंसानों, गलती कर रहे हो यार, बदमाशी नहीं, डेविड टिलमैन थे। अरे याद हुआ ये पोर्शन,
बोलो भाई, बोलो भाई। दूसरा ने दिया, आंसर जाता है स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। मैं पूरा बार बार स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जेनेटिक्स में से वो जो वो था पनेट स्क्वायर के बारे में भी पूछा जा चुका है नीट के अंदर कि वो कौन थे। वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, है ना। तो स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट कौन? पॉल अर्लिक। इन्होंने एयरप्लेन को लिया इकोसिस्टम के बराबर, रिवर्स को लिया स्पीसीज के बराबर, और समझाया कि जो की स्टोन स्पीसीज हैं वो रिवर्स ऑफ विंग्स हैं, यानी एक पूरे इकोसिस्टम को संभालती हैं की स्टोन। इनका नंबर ज्यादा होता है की स्टोन का या कम होता है? की स्टोन स्पीसीज का नंबर ज्यादा कि कम? कम। और इम्पोर्टेंस बहुत। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर? बोलो भाई, क्लियर? बच्चों पक्का क्वेश्चन आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं फिर कह रहा हूँ अच्छे से पढ़कर जाना। नोट्स बना लोगे ना? अरे नोट्स बना लोगे ना? मैंने 1 2 3 लिखवा दिया, आपके लिए काम तो आसान कर ही दिया है। नोट्स बना लोगे ना? बिल्कुल नोट्स बना लेना साहब। ठीक है, अब आता है बच्चों लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस। आपको पता है कि समय के साथ बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। अगर इसी हिसाब से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती रही तो आपको पता है कि पूरा का पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा, प्लेनेट ही खत्म हो जाएगा, हम ही खत्म हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना आप, आराम से कोई टेंशन नहीं है, अभी आराम से सुनो बच्चों। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चों बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण हैं कि नेचुरल नेचुरल कारण भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब समझ रहे हो कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, उसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। नेचुरल है कि बहुत कुछ स्पीसीज आ रही हैं तो कुछ स्पीसीज जा भी रही हैं, जैसे डायनासोर आज नहीं है, वो स्पीसीज पूरी की पूरी खत्म हो गई है। तो यानी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होता है, नेचुरल एक्सटिंक्शन भी होता है। एंथ्रोपोजेनिक भी होता है बच्चों। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि इंसान के कारण भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। कैसा? कैटास्ट्रोफिक भी हो जाता है, अचानक से पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो गया, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, अचानक से प्रलय आ गई, तो भी हो सकता है। ऐसा है ना कि बाढ़ आ गई, जैसे अभी यहाँ आपके उत्तराखंड में हो रहा है। ये कैटास्ट्रॉफी तो है, ये कैटास्ट्रॉफी तो है कि पूरा का पूरा जंगल के जंगल साफ हो गए, इतना जबरदस्त तरीके से ग्लेशियर फट गया, क्या फट गया, तो पूरा के पूरे जंगल ही साफ हो गए। तो ये कैटास्ट्रोफ है। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, नेचुरल भी हो सकते हैं, कैटास्ट्रोफ भी हो सकते हैं, और कहे तो एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है इंसान भी, ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। तो इंसान ऐसा कर क्या रहा है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बच्चों। बायोडाइवर्सिटी का लॉस जब आपने पढ़ा होगा या कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के 5 एपिसोड पहले हो चुके हैं। ये जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसे एवोल्यूशन में भी पढ़ाते हैं, ये 6ठा एपिसोड चल रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। और ये जो 6th एपिसोड है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको मिला होगा, ये जो 6th एपिसोड है, इसकी स्पीड
जो इसका जो रेट है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ये पिछले जो 5 हुए हैं उससे कई गुना ज्यादा है। 100 to 1000 टाइम्स ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है प्रेजेंट में। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। नेचुरल भी हो सकते हैं, कैटास्ट्रोफ भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब समझ रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और है बच्चों। अब से पहले जब आप एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि इससे पहले 5 बार कंप्लीट पूरी तरीके से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो चुकी है। 5 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है 6th एपिसोड चल रहा है। कौन सा एपिसोड चल रहा है? 6th। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे मिलेगी ये लाइन आपको। और ये 6th एपिसोड पहले के 5 एपिसोड से भाई साहब 100 पेज नंबर 264 में मिल जाएगा 6th एपिसोड, 6th एक्सटेंशन लिखा होगा। ये पहले के जो एक्सटेंशन थे उनसे 100 से लेकर 1000 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं बच्चों, हम लोग हैं। ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। तो ह्यूमंस ऐसा कर क्या रहा है, ये बात तो अपन करेंगे ही करेंगे कि इंसान ऐसा क्या कर रहा है कि 6th एक्सटेंशन जो हो रहा है उसकी रेट पहले के एक्सटेंशन से 100 से 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन उससे पहले एक बात समझने की, जब आप पढ़ोगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो इंसान जो था कहाँ पहुंच गया, पहले हम एक बात पढ़ लेते हैं जो यहाँ लिखी है। इंसान पहुंच गया ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड ये आइलैंड था जिसके जहां पर इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और इंसान यहाँ पर भी पहुंच गया। पर ध्यान से सुनना, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड ये ऐसा आइलैंड था जहां पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन इंसान है, ह्यूमन है, और ह्यूमन यहाँ पर भी पहुंच गया। और पहुंच ही नहीं गया, ह्यूमन ने अपनी कॉलोनीज भी बसा ली वहां पर। ह्यूमंस ने क्या कर ली, अपनी कॉलोनीज बना ली। और ह्यूमंस ने जब अपनी वहां पर कॉलोनी बनाई तो वहां से 2000, जब आप पढ़ोगे 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज एलिमिनेट हो गई। नेटिव बर्ड स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। पढ़ा होगा आप लोगों ने, नेटिव बर्ड स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ध्यान से लिखना, ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने, नेटिव लिखा है। नेटिव का मतलब है कि उस आइलैंड से चली गई। अगर वो उस आइलैंड से चली गई है तो धरती से जाने का खतरा भी उनके ऊपर बढ़ गया है। अरे आ रही है बात समझ में? यानी नेटिव बर्ड स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। फिर समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर इंसान पहुंच गया जहां पहले इंसान का कोई रोल नहीं था, कोई इंटरफेयर नहीं था, कोई छेड़छाड़ उसमें इंसान के द्वारा नहीं थी। इंसान पहुंच गया, पहुंच तो गया, चलो ठीक है, घूम फिर कर आ जाता तो ठीक थी बात, कोई दिक्कत नहीं थी। इंसान साला हरामी है, उसने वहां पर अपनी कॉलोनीज बसा ली। और इनकी कॉलोनीज बसाने से वहां क्या नुकसान हुआ कि वहां पर जो 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज थी वो भैया क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई। 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज क्या हो गई साहब, एक्सटेंट हो गई। एक्सटेंट हो गई 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज। भाई साहब क्या ये धरती से खत्म हो गई? नहीं, धरती से खत्म नहीं हुई, ये उस आइलैंड से चली गई, उस आइलैंड से खत्म हो गई। अगर उस आइलैंड से चली गई तो क्या धरती से खत्म होने का खतरा भी इन पे बढ़ गया है? बिल्कुल, इन पर धरती से खत्म होने का खतरा भी बढ़ गया है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है भाई? भाई साहब इकोलॉजी है, पहले बता रहा हूँ, इकोलॉजी है, मजाक नहीं है, फिर बता रहा हूँ। बोलो भाई। तो लिखा है The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to human activities. यानी उंगली किसकी तरफ उठ रही है? इंसान की तरफ। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड। यही मतलब है, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर इंसान ने अपनी कॉलोनी बना ली। बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू the extinction of more than 2000 native birds species। वहां पर 2000, कम नहीं होता ये फिगर, 2000 नेटिव स्पीसीज वहां से चली गई हमेशा हमेशा के लिए, एक्सटिंक्ट हो गई वहां से। तो नेटिव बर्ड थी, उस आइलैंड से खत्म हो गई, तो क्या धरती से खत्म होने का खतरा भी इन पे बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया भाई साहब। अगर हम IUCN के पिछले 500 साल के डाटा को अगर मद्देनजर रखें, और IUCN आप जानते हैं फुल फॉर्म, IUCN की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, कि अगर लास्ट 500 साल के डाटा को देखें, लास्ट 500 ईयर्स के डाटा को देखें, तो आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जानकर हैरानी होगी कि हमने 784 स्पीसीज को खो दिया है।
784 स्पीसीज क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं साहब। अगर हम IUCN के लास्ट 500 साल के रिकॉर्ड्स को देखें, 786 तो लकी नंबर होता है, अब 784 याद रखना। 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। कितनी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं साहब, 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अगर IUCN के हम पिछले 500 सालों के डाटा को देखते हैं तो। बोलो भाई, इन 784 स्पीसीज में से, इन 784 स्पीसीज, बड़े ध्यान से चलना भाई, पक्का क्वेश्चन आता है। 784 स्पीसीज में से 338 वर्टिब्रेट्स की हैं, 338 किसकी हैं, वर्टिब्रेट। ये डाटा आपको याद रखना ही रखना है। 338 वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की हैं, और आपको पता है 87 स्पीसीज किसकी हैं, प्लांट्स की हैं। और अगर हम देखें तो हाँ, ये तीन ही हैं। इनवर्टिब्रेट्स की कितनी, 359, वर्टिब्रेट्स की कितनी, 338 स्पीसीज। और ये स्पीसीज लगातार क्या होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, ये खत्म हो चुकी हैं। 338 वर्टिब्रेट्स की खत्म हो चुकी हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की खत्म हो चुकी हैं, और 87 स्पीसीज किसकी खत्म हो चुकी है, प्लांट्स की। अगर हम किसके रिकॉर्ड को उठा के देखें, IUCN के लास्ट 500 सालों के रिकॉर्ड को अगर हम उठा के देखते हैं तो कितनी स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं, 784 स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 784 स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की, डाटा याद ही रखना है, और 87 स्पीसीज किसकी हैं साहब, आपके प्लांट्स की हैं। बोलो भाई, बोलो भाई, क्लियर है? बोलो, क्लियर, डन। अब हम रीसेंट एक्सटेंशन के कुछ एग्जाम्पल लें, तो रीसेंट एक्सटेंशन के कुछ एग्जाम्पल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हटा दूं इसको, ये नोट्स बन गए, यही काम की चीज निकल कर आई है यहाँ पर। अगर हम रीसेंट एक्सटेंशन के एग्जाम्पल देखें बच्चों, रीसेंट जो एक्सटेंशन हुआ, अगर हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखें, रीसेंट एक्सटेंशन के एग्जाम्पल, तो आपको मिलेगा डोडो कहाँ से खत्म हो चुका है, डोडो मॉरिशियस से खत्म हो चुका है। याद रखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डोडो कहाँ से बच्चों, मॉरिशियस से। क्वागा, क्वागा कहाँ से, अफ्रीका से। क्वागा कहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है बच्चों, ये एक्सटिंक्ट है, रीसेंट एक्सटेंशन, हाल फिलहाल के एक्सटेंशन है। क्वागा कहाँ से बच्चों, अफ्रीका से। बच्चों थाइलसीन कहाँ से, थाइलसीन कहाँ से, थाइलसीन है बच्चों ऑस्ट्रेलिया से। थाइलसीन कहाँ से खत्म होगी, ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर्स सी काओ, स्टीलर्स सी काओ बच्चों कहाँ से, रशिया से। ये एक्वेटिक मैमल है, ये कहाँ से खत्म हो चुकी है बच्चों, रशिया से। और टाइगर की 3 सब स्पीसीज, बाली, जावान और कैस्पियन। बाली, जावान और कैस्पियन बच्चों ये कहाँ से, ये कहाँ से खत्म हो गई है, हाँ सब स्पीसीज हैं, ये कहाँ से, हाँ टाइगर की सब स्पीसीज ये भी खत्म हो गई है। बोलो भाई, बोलो भाई, बात आ रही समझ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपको ऐसा सच याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर अपन आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ये डाटा है, ये आपको पढ़ना है। अब इसको बार बार पढ़ना है, ये आपको मैंने काम काम की चीजें जो आपको निकलवा दी साइड में, वो आपको याद रखनी ही रखनी है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप ट्रिक बनाते हैं, आप ट्रिक बनाइए, बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चों, डोडो कहाँ से, मॉरिशियस से। क्लास में ही 1-2 बार बुलवा देता हूँ, याद हो जाएगा शायद। डोडो कहाँ से बच्चों, मॉरिशियस से। क्वागा बच्चों कहाँ से, अफ्रीका से। थाइलसीन कहाँ से साहब, ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी काऊ कहाँ से बच्चों, रशिया से। और 3 स्पीसीज, बाली, जावा और कैस्पियन टाइगर की हैं। बोलो भाई, बोलो भाई, बात आ रही सुने, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ बच्चों, जो डोडो है वो बर्ड है, जो डोडो है वो क्या है बच्चों, बर्ड है। माउंट में भी एक पढ़ाता है, उसे भी डोडो बोलते हैं लोग, है ना। ये क्या है बच्चों, डोडो एक बर्ड है। बच्चों जो ये क्या है, क्वागा, ये अफ्रीकन जेब्रा है, ये अफ्रीकन जेब्रा है। क्वागा को क्या बोलते हैं, अफ्रीकन जेब्रा, पूरा लिख लेना बच्चों। जो थाईलैंड को बोलते हैं अफ्रीकन फॉक्स टाइगर, अफ्रीकन फॉक्स टाइगर बोलते हैं।
है लोमड़ी, इसकी गर्दन पे टाइगर जैसे मार्किंग्स होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अफ्रीकन फॉक्स टाइगर। स्टीलर सी काऊ एक्वेटिक मैमल है। स्टीलर सी काऊ एक्वेटिक मैमल है बच्चों। बोलो भाई, हो जाएगा? बोलो भाई, हो जाएगा? डोडो मॉरिशियस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिकाओ रशिया से, और बाली जावा और कैस्पियन टाइगर की 3 सब स्पीसीज जो खत्म हो गई। बच्चों, अगर हम देखें कि हाँ, पिछले 20 सालों में देखें, इन लास्ट 20 ईयर्स 27 स्पीसीज तो लास्ट पिछले 20 सालों में खत्म हो गई हैं। इन द लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज। आप लगाइए कि किस हिसाब से बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जब इंसान पहुंचा ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर, वहां पर कॉलोनीज बना ली। बच्चों, कॉलोनीज बनाने के बाद वहां पर कितनी नेटिव स्पीसीज बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई? 2000 नेटिव जो स्पीसीज थी बर्ड की, वो खत्म हो गई। IUCN के अगर 2004 के डाटा को हम देखें, मद्देनजर करें, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेज 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की हैं, 87 प्लांट्स की हैं। ये 500 सालों की बात कर रहे हैं। बच्चों, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि स्टीलर सी काऊ कहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई? रशिया से। टाइगर की वो 3 सभी स्पीसीज बताइए जो एक्सटिंक्ट हुई हैं, बाली, जावा और कैस्पियन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सी स्पीसीज खत्म हो गई? थाइलसीन। अफ्रीका से क्या खत्म हो गया? क्वागा। मॉरिशियस से कौन सी बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई? डोडो। ऐसा आएगा क्वेश्चन। बोलो भाई, क्लियर है? 2 मिनट और लूंगा आप लोगों का। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चों, कितने एपिसोड हो चुके हैं? 5 एपिसोड हो चुके हैं। प्रेजेंट में कौन सा एपिसोड चल रहा है? 6ठा एपिसोड चल रहा है। और ये जो 6ठा एपिसोड चल रहा है, इसकी स्पीड, इसका रेट, बायोडाइवर्सिटी लॉस के एक्सटेंशन का रेट पहले के 5 एपिसोड से 100 से 1000 गुना ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण कई हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है, कैटास्ट्रॉफ हो सकते हैं, और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं, यानी इंसान भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर देखा जाए डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप को अगर हम देखें, तो आपको एक बड़ी चौंकाने वाली बात पता चलेगी कि 12% बर्ड्स खत्म हो गई हैं। 12% बर्ड्स देखा लिखा है कि अगर एक रैंडम टेक्सोनोमिक ग्रुप को देखें, जैसे जिसमें से 12% बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जो खत्म हो गई हैं। 23 मैमल्स हैं, 23% मैमल्स हैं, और जिन पे एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है, जिसमें से 12% बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबिया हैं, और 31% जिम्नोस्पर्म। ये डाटा याद रखना आपको, जिम्नोस्पर्म, यानी जिन पे अभी खतरा बना हुआ है एक्सटिंक्शन का, उसमें से सबसे ज्यादा खतरा किसके ऊपर बना हुआ है? एम्फीबियंस के ऊपर। क्वेश्चन आ चुका है कि जितनी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप हैं, जितने भी टेक्सा हैं, उन सभी टेक्सा में से एक्सटिंक्शन का खतरा सबसे ज्यादा किस पर बना हुआ है? आपका आंसर जाएगा एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। बोलो भाई। पूरे विश्व में 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जिन पर खतरा बना हुआ है वर्ल्ड वाइड। उसमें से 12% बर्ड्स की स्पीसीज हैं। नंबर 2 पर आती हैं मैमल्स की स्पीसीज। नंबर 3 पर आती हैं आपकी एम्फीबियंस की स्पीसीज, और नंबर 4 पर आती हैं आपकी जिम्नोस्पर्म। तो सबसे ज्यादा खतरा आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे दे कि रीसेंट एक्सटिंक्शन, जो रीसेंट एक्सटिंक्शन का जो थ्रेट है, वो सबसे ज्यादा कौन से टेक्सा पर है? बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियन और जिम्नोस्पर्म। क्या आंसर जाएगा आपका? एम्फीबियन। जो रीसेंट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, जो रीसेंट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, वो सबसे ज्यादा किस पर है? एम्फीबिया पर है। और दूसरे नंबर पर अगर एम्फीबिया नहीं है ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या जाएगा? जिम्नोस्पर्म जाएगा। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां तक का संभाल लीजिएगा, इससे आगे की बात अपन मंडे को करेंगे डायरेक्ट। बोलो भाई, हो जाएगा? नाम वाम याद कर लेना, पूरा चैप्टर वहां तक पढ़ लेना। 2-3 क्लास और लगेंगी, 2-3 क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा भाई आपका। नोट्स बना लेना भाई इसके यहाँ तक के, ठीक है भैया? चलिए, फिर आपके बायोटेक के मार्च में पूरा आपका ये बायोटेक फायोटेक सब खत्म हो जाएगा मार्च में, सॉरी ये फेब में। फिर आपका एक ही चैप्टर बचेगा 30। चलिए सर, समझ में आना चाहिए बस। और बच्चों, जिसकी फीस नहीं है
आई है प्लीज वो फीस दे दे। नहीं, आप अब क्लास नहीं है, आज क्लास नहीं है। चलिए थैंक यू वेरी मच। कल देख लूंगा, कल रखूंगा 5 बजे वाली। चलिए थैंक यू।